हेलो। हाँ जी। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं। चलो। सर आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हमने लास्ट क्लास में ना एक थोड़ा सा बेसिक देखा था और रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स कैसे बनाते हैं वो देखा था। राइट। आज हम बात करेंगे कि हमने फाइनल अकाउंट्स की बात करी थी ना, एनपीओस के फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या था बताओ एक बार। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट यही था। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। और इसके अलावा बैलेंस शीट। तो आज इन दोनों चीज का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। राइट। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि इनको बनाना अभी मोटिव नहीं है। अभी जो है इसमें जो आइटम्स आते हैं ना अंदर, उनको समझना ज्यादा बड़ा मोटिव है। ठीक है। और एक बेसिक आइडिया लेना जरूरी है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ये एक्चुअली है क्या और क्यों है ये। ठीक है। तो उसके लिए एक चीज समझते हैं। आपको बचपन की याद दिलाते हैं। आपने बचपन में फाइनल अकाउंट्स पढ़े हुए हैं। राइट। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था फाइनल अकाउंट्स बचपन में पढ़े हुए हैं। फाइनल अकाउंट से क्या मतलब है मेरा? जिसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, सारी चीजें करते थे ना। राइट। तो उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था वो कैसे बनता था याद है क्या? सर इतना बचपन का कहाँ याद रहता है बेटा, याद तो रहना चाहिए। सर थोड़ा थोड़ा तो है। चलो जितना नहीं है उतना मैं याद दिला देता हूँ। फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता था। वो पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ पूरी तरह से। उसमें क्या होता था? यहाँ पर क्या है? ओ जो भी सेल्स वगैरह है। राइट। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्वालिफाई नहीं, वो ट्रेडिंग एंड पीएनएल एक ही साथ बना रहा हूँ। ठीक है। बाई क्या था? स्टॉक वगैरह आ जाते थे। ठीक है। बहुत सारी चीज आती थी। लेकिन अभी लिमिटेड आइटम्स ले रहा हूँ मैं। अदर इनकम्स मान लो। यहाँ पर और भी जितनी भी इनकम है किसी भी तरह की, प्रॉफिट एंड गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स था, इन्वेस्टमेंट्स पर गेन था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था, ये सारी इनकम यहाँ आ जाती थी। यहाँ एक्सपेंसेस, परचेजेस। राइट। और क्या है जो अलग एक्सपेंसेस हैं? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, पावर एक्सपेंसेस, सैलरीज, वेजेस। ठीक है। वेजेस, सैलरीज, रेंट जो पेमेंट करते थे। तो आपको ये समझ में आता था कि यहाँ पर एक्सपेंसेस आते थे। राइट। जो खर्चे हैं। और यहाँ पर इनकम्स आती थी। ठीक है। यही था ना मतलब इसका? हाँ सर यही था। इनकम्स कह लो, रेवेन्यू कह लो, सारी चीजें इधर आती थी। ठीक है। हाँ सर इधर आती थी। फिर आखिर में क्या आता था? प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट, या फिर बाय नेट लॉस। ठीक है। और इसको हम कहाँ करते थे? इसको हम कैपिटल में एडजस्ट कर देते थे इन दोनों चीज को। यही करते थे ना? याद है या नहीं है ये बताओ? याद है ना? हाँ सर याद है। तो अभी ना बस क्या समझ रहा है मैं, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था ना बेटा, है ना, ये किसके लिए होता था? ये होता था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं उनके लिए। ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। बट अभी हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं नोट प्रॉफ एनपीओस, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये भी बनाती हैं इस तरह से। सेम यही फॉर्मेट होता है। राइट। बस उसका नाम चेंज कर देते हैं। क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेम है, बिल्कुल सेम है। रूल्स भी सेम है, सारी चीजें सेम है। ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाता है? बस यहाँ एक्सपेंडिचर आ जाता है डेबिट में, यहाँ इनकम्स आ जाती है। ठीक है। और वो ही सारी इनकम, बस इनकम चेंज हो जाती है। क्या होता है? इनकम जो भी डोनेशंस हैं यहाँ आ जाती हैं। ठीक है। कोई अलग चीज है जैसे सब्सक्रिप्शंस हैं वो यहाँ आ जाते हैं। ठीक है। और भी बहुत तरह की इनकम हो सकती है, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस यहाँ आ सकती है। ठीक है। मतलब एक्स वाई जी बहुत सारी चीजें, बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बहुत सारी चीजें हैं, हम देखेंगे आइटम्स को। और यहाँ पर जो भी खर्चे हैं ना, अच्छा एक चीज आपको याद होगी, यहाँ पर सिर्फ कौन से एक्सपेंसेस आते थे? जो रेवेन्यू नेचर के होते थे। और यहाँ पर कौन सी इनकम्स आती थी? रेवेन्यू नेचर की, रेवेन्यू रिसीट्स। याद है या नहीं है? बताओ। बोलो हाँ। हाँ सर याद है। ठीक है। तो अगर याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो एक बार और बता देते हैं।
रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? जिसका जो बेनिफिट है, राइट, मतलब जो है जो विद इन 1 ईयर रियलाइज हो जाती हैं, या मतलब उस साल के लिए होती है, वो रिकरिंग नेचर की होती है जनरली, ये वाली, और नॉन रिकरिंग नेचर की भी होती है, जैसे कि सेल ऑन फिक्स एसेट्स वाला हो गया। बट वो भी जो सेल करने के बाद उस पर जो अमाउंट होता है ना, उसको हम रेवेन्यू रिसीट्स ही लेते हैं, जो पीएनएल में क्वालिफाई करते थे। रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जिनका जो बेनिफिट है वो विद इन ईयर एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस कह देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? हाँ सर, यहाँ तक तो आती है। तो सेम जो मेथड है ना, वो भी यही, यहाँ भी वही लगेगा। रेवेन्यू, सॉरी, जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू रिसीट्स हैं, वही आएंगी बस यहाँ पर, है ना। और इसके अलावा और क्या था? इस यहाँ पर क्या फॉलो करते थे हम? मैंने कचरा मचा दिया वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। अक्रूवल, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते थे। अक्रूवल बेसिस क्या होता है सर? याद नहीं है आपको? सर एक बार बता दो, याद दिला दो। अक्रूवल बेसिस होता है कि पेमेंट आए या ना आए उससे मतलब नहीं है, राइट। वो कैश बेसिस होता है जिसको पेमेंट के हिसाब से करते हैं। ये करते हैं ड्यू बेसिस पर, राइट। तो अक्रूवल बेसिस पे करते हैं, यहाँ भी अक्रूवल बेसिस पे करते हैं। तो सर फर्क क्या हुआ, राइट? फर्क कुछ भी नहीं है, फर्क बस इतना है कि एनपीओ के लिए बनाते हैं, ठीक है, और वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं। जो ये वाला, इसका जो रिजल्ट है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पे आता है, और इसका जो रिजल्ट है वो सरप्लस, प्रॉफिट को क्या कहते हैं इनके? सरप्लस। और जो नुकसान होता है उसको कहते हैं डेफिसिट, ठीक है। एक तो नेट रिजल्ट में फर्क आ गया, ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर कर रही है उसमें फर्क आ गया, ठीक है। और बाकी यूज क्या करते हैं यहाँ इन्फॉर्मेशन, अगर आपको याद हो तो ट्रायल बैलेंस भी करते थे, ठीक है, और भी जो इन्फॉर्मेशन यूज होती थी वो भी करते थे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस से भी कर सकते हैं, बट जो इस चैप्टर में हमारे लिए वो मेनली क्या है, वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है, उसके थ्रू बनाते हैं हम। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी अवेलेबल होती है उससे रिलेटेड, उसके बेसिस पर, ठीक है। बात समझ में आती है आपको? हाँ सर, बात समझ में तो आती है। तो एक बार इसके बारे में कुछ चीजें देखते हैं, कुछ चीजें पढ़ते हैं, आप उसको नोट भी कर लेना, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके सर, चलो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये है क्या? द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, सेम वैसा सही है। However, profit and loss account is prepared by business organizations, whereas NPOs prepare income and expenditure account. ठीक है, बस फर्क क्या है? जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, और एनपीओस वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, ठीक है। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिजल्ट्स इन ईदर सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, और डेफिसिट मतलब लॉस, ठीक है। और प्रॉफिट को क्या करते थे? कैपिटल में ऐड करते थे, लॉस को लेस करते थे कैपिटल से। सेम यहाँ पर है, ये जो सरप्लस है ना, वो कैपिटल फंड से फंड में ऐड कर देते हैं, और जो डेफिसिट है वो कैपिटल फंड में से लेस कर देते हैं। सेम है, मतलब जो कैपिटल हमने वहां पढ़ी है ना, तो यहाँ पर उसको जनरल फंड या कैपिटल फंड कह देते हैं। हम आगे और देखेंगे इनके नाम, जनरल फंड भी होता है, कैपिटल फंड भी होता है, ठीक है, कॉर्पस भी कह देते हैं इसको। Income and expenditure account is prepared at the end of the accounting period, matching revenue receipts with revenue expenses. Revenue receipts और revenue income को करते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में, साल हो गया जैसे एक साल के लिए, टू डिटरमिन क्या निकालने के लिए? सरप्लस या डेफिसिट निकालने के लिए हम बनाते हैं उसको, ठीक है सर। इट इज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस मतलब क्या, कि रिसीट बेसिस पर नहीं करते, हम ड्यू बेसिस पर करते हैं, विच मीन्स द रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड इनकम्स फॉर द अकाउंटिंग पीरियड आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द पेमेंट और रिसीट, ठीक है। पेमेंट करी या नहीं करी उससे मतलब नहीं है, रिसीव हुआ पैसा हमें या नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है। अगर ड्यू हो गया तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और बुक्स में दिखा देते हैं, ठीक है। अक्रूवल बेसिस ये होता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक तो क्लियर है, बट आगे अभी जानना है हमें, क्योंकि यहाँ तक अभी सुकून नहीं मिला। सुकून अभी दिलाएंगे आपको, ठीक है। सुकून मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके सर, हम वेट कर लेंगे। डिफरेंसेस मैंने डिस्कस किए थे आपसे। इट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमिन सरप्लस और डेफिसिट, इसका ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पर क्या है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव समझ में आता है। हाँ सर, बनाता कौन है? एनपीओस, यहाँ बिजनेस एंटरप्राइजेस या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हाँ सर। कैसे निकालते हैं? यहाँ ट्रायल बैलेंस चाहिए होता है अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरी तरह मेंटेन कर रखी है, बट अगर सारी बुक्स नहीं मेंटेन कर रखी तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स के बेसिस पर हम उसको निकाल लेते हैं। यहाँ ट्रायल बैलेंस होता है और कुछ और इन्फॉर्मेशन होती है, हमने करा हुआ है क्लास 11th में। अब इसका जो बैलेंस है उसको सरप्लस या डेफिसिट कहते हैं, इसके बैलेंस को नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। डिफरेंसेस ज्यादा बड़े नहीं थे, बट डिफरेंसेस समझना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट? चलो अच्छी बात है, डाउट नहीं है तो। अब ना यहाँ पर मुझे ये चीज तो समझानी है, बट ये मैं थोड़ा सा रुक के समझाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा रुक के, है ना, ये आखिर मतलब ये लगा लो ये थोड़ा बाद में आएगी चीज। चलो ठीक है सर। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट क्या होता है? अभी फॉर्मेट देखना ना, आप इसके टर्म्स में मत जाना, ये हमें समझनी है सारी चीजें क्या क्या होती हैं। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाता है जो भी एनपीओ है, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर होता है वो ईयर आ जाता है। ठीक है सर। डेबिट एक्सपेंडिचर है और जो क्रेडिट है वो इनकम्स है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक तो क्लियर है। तो अगर एक्सपेंसेस की बात करोगे, सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है, ऑडिट फीस, राइट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑनरेरियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और भी आइटम आ सकते हैं यहाँ। सिंपल देखना क्या है हमें कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है या नहीं है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे, अगर नहीं है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। इसी तरह रेवेन्यू रिसीट्स है, अगर रेवेन्यू रिसीट्स है तो इनकम में आ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में। अगर नहीं है तो वो या तो उसको बैलेंस शीट में ट्रीट करेंगे या कुछ और ट्रीटमेंट होगा उसका। ठीक है। तो इनकम्स क्या है? सब्सक्रिप्शंस हैं। अब यहाँ बहुत कुछ एडलेस कर रखा है, उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस है, जनरल डोनेशंस है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स है, सन्ड्री रिसीट्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी हो सकती है। ठीक है, अगर ये डेबिट साइड बड़ी है तो डेफिसिट आएगा, अगर ये साइड बड़ी है मतलब बैलेंस यहाँ निकलेगा, इसका मतलब सरप्लस आएगा। ठीक है, तो दोनों में से एक ही चीज आ सकती है, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, मतलब या तो सरप्लस आएगा या फिर डेफिसिट आएगा, एक ही चीज आ सकती है। मैंने लिख भी दिया है, ईदर वन विल अपीयर। फॉर्मेट तो क्लियर है? हाँ सर, फॉर्मेट तो क्लियर है। और फॉर्मेट तो क्लियर है तो आगे चलते हैं एक बार। हाँ सर, आगे चलते हैं। आगे एक बार बैलेंस देखो, मैं ये आपको सिर्फ ना एक ग्लांस दे रहा हूँ इस चीज का। हम जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना तो एक एक टर्म को समझेंगे। ग्लांस देने का मतलब क्या है? ये सारी आइटम्स लिखवाना यहाँ यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर तो 2-3 पेज इसी चीज में निकल जाएंगे। बट मैं सिर्फ यहाँ आपको क्या बता रहा हूँ, जो एक्सपेंडिचर यहाँ पर जिसको हम लाते हैं वो है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। और यहाँ इनकम्स जो है वो भी रेवेन्यू नेचर की होती है, रेवेन्यू रिसीट्स या रेवेन्यू इनकम्स। ठीक है, बताने का मतलब यहाँ पर ये है, जो कैपिटल रिसीट्स है इसका मतलब उसको बैलेंस शीट में करना होता है इसको। ठीक है, हाँ सर। चलो अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो देखो ये जो फॉर्मेट है ना, ये है ओपनिंग बैलेंस शीट का। दो बैलेंस शीट बनती है एनपीओज में, राइट। जो ओपनिंग बैलेंस शीट है वो मैंडेटरी नहीं होती, बट हमें कुछ कुछ केसेस में जरूरत पड़ती है उसकी। वो कुछ कुछ केसेस क्या है वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो एसेट सिंपल है, कैश आ गया, कैश एट बैंक आ गया, फिक्स्ड एसेट्स अगर हुए तो, इन्वेस्टमेंट्स अगर हुई तो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस जो हमें रिसीव नहीं हुए अभी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम है ना, तो इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होगी तो एसेट है हमारी। हाँ सर। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो ये इनका टोटल लगाया, ये एसेट्स हो गए टोटल हमारे। बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये क्या है? एडवांस सब्सक्रिप्शन है, एडवांस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो लाइबिलिटी होती है। फिर बैलेंसिंग फिगर क्या निकलता है ओपनिंग में? कैपिटल फंड। तो हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं ना ओपनिंग, वो हम सिर्फ कैपिटल फंड के लिए बनाते हैं, आप ये समझ लो। ठीक है, अगर कैपिटल फंड हमें ऑलरेडी दे रखा है ओपनिंग का तो हमें जरूरत नहीं है इसको बनाने की। ठीक है, ओके सर, चले आगे फिर। हाँ, अभी जो मेन आता है फॉर्मेट, इसको हम क्या कहते हैं? ये है क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, लिखना नहीं है क्लोजिंग, आप अपने रेफरेंस के लिए लिख सकते हो साइड वाइड में, बट ये बस क्लोजिंग बैलेंस शीट है, समझ लो। जो ये मेन है यही आती है हमारे लिए बनाने की। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। देखो असेट्स हैं, असेट्स आपको पता है किसी भी नाम से जा सकता है उनको।
फिक्स्ड एसेट्स है, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। करंट एसेट्स क्या है? सब्सक्रिप्शंस इन एरियर, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, एक्रूड इंटरेस्ट है, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, और कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये स्पेसिफिक फंड्स होते हैं। स्पेसिफिक फंड्स क्या होते हैं हम आगे समझेंगे, ठीक है। इनफैक्ट स्पेसिफिक फंड्स क्या होते हैं वो हम आज ही समझेंगे, ठीक है। तो आज ही एजेंडे में है, तो चिंता मत करना इस चीज को लेकर। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये एसेट है। और भी एसेट्स हो सकती हैं, हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, बट हम यहाँ सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं कि क्या क्या आइटम हो सकते हैं। सारे आइटम्स लिखना पॉसिबल नहीं है, बस आप समझो कि यहाँ एसेट आ गए। और ये ऑलरेडी हम बैलेंस शीट्स बनाना सीख चुके हैं क्लास 11th में। यहाँ पर क्या है, बस थोड़ा सा और एनपीओस के लिए बना रहे हैं, तो थोड़ा चेंजेस हैं। चेंजेस किस तरह से, अलग अलग तरह के असेट्स हैं, अलग अलग तरह की लाइबिलिटीज हैं। बाकी असेट्स लाइबिलिटीज का डेफिनेशन तो हमें पता ही है। हाँ सर। अब लाइबिलिटीज में सबसे पहले हम कैपिटल लिखते थे, वहां याद है आपको? हाँ। तो यहाँ पर हम उसको क्या कह देते हैं? कैपिटल फंड कह देते हैं। उसकी जो ओपनिंग वैल्यू होगी वो लिख देंगे। इसके अलावा ऐड और लेस, सरप्लस होगा तो ऐड, डेफिसिट होगा तो लेस कर देंगे, और फिर बाहर बैलेंस लिख देंगे मेन, ठीक है। इसी तरह से स्पेसिफिक फंड होगा, कोई भी स्पेसिफिक फंड, उसका ओपनिंग लिखेंगे, जो डोनेशन आई और जो वहां से इनकम आई वो लिख देंगे, उसको ऐड, उसको टोटल लिख देंगे। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी अभी, और ये आएगी भी नहीं अभी। कौन सी वाली? ये जो फंड्स वगैरह लिख रखे हैं, तो मैं इसको सिर्फ इग्नोर कर रहा हूँ अभी के लिए, बस मैंने आपको फॉर्मेट में दे रखा है, ये बता रहा हूँ। और ये फंड्स हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, आप अभी के लिए इतना समझ लो। अभी हम कुछ ही क्षणों में, है ना, कुछ ही क्षणों में, राइट, ये फंड्स क्या होते हैं इन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है सर। और फिर करंट लाइबिलिटीज हो सकती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हो सकता है। यहाँ टोटल आ जाएगा, यहाँ टोटल आ जाएगा, ठीक है। आई होप फॉर्मेट्स आपको क्लियर है ना? क्लियर एज इन के आपको स्ट्रक्चर पता है, ठीक है, फॉर्मेट का। अब इसके अंदर के जो आइटम्स हैं मैं बताता हूँ आपको धीरे धीरे। आइटम्स क्या है? हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन है, इसका अलग से ट्रीटमेंट होता है। वो क्या ट्रीटमेंट होता है हम सीखेंगे, ठीक है। एंट्रेंस फीस है, एडमिशन फीस है, इसका ट्रीटमेंट हमें समझना है, वो कैसे होता है हम समझेंगे। जनरल डोनेशन है, इसका क्या ट्रीटमेंट कैसे होता है वो समझेंगे, इसका भी समझेंगे, ठीक है। अब ये सैलरीज है, रेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ऑडिट फीस, मतलब देखो कि ये तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, बट इनको हम यहाँ एड लेस क्यों कर रहे हैं, वो सारी चीजें समझने के लिए है भी बाकी, और हम उसको समझेंगे। काफी सारी चीजें आज कर लेंगे, लेकिन और जो बची हुई चीजें हैं वो कल भी होंगी। बची हुई चीजें मतलब सारी कवर नहीं हो जाएंगी कल तक, बट कल तक मेजोरिटी ऑफ जो चंक है ना इस चैप्टर का वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। कल मतलब नेक्स्ट क्लास में कह रहा हूँ। चलो ठीक है फिर, तो हम आगे चलते हैं। आगे अगर आपको याद हो तो आपको मैंने पिछली क्लास में एक टर्म लिखवाई थी, क्या थी वो? फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग लिखवाई थी मैंने, टर्म लिखवाई थी, याद है या नहीं है? हाँ सर याद तो है, बट ये होता क्या वो नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझ लेते हैं हम। सर इसे भी समझाओगे आप? कैसे समझाओगे? वो हमारे ऊपर छोड़ दो, समझाने का काम हमारा है, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैं आपसे कुछ ना बेसिक सवाल पूछूंगा, आप अटेंशन पे करना सबसे पहली बात तो, और अपनी समझ के हिसाब से जवाब देना, ठीक है। जो भी आपको समझ में आता है उस हिसाब से आप जवाब देना। आप जवाब दोगे तो चीजें क्लियर होंगी, अगर आप जवाब नहीं दोगे तो दिक्कत वाली बात है। तो जवाब देने का मतलब यह है कि अपना दिमाग चलाना है, ठीक है, दिमाग को सुस्त नहीं रखना। चलो ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम। एक मिस्टर ए है, ठीक है, कोई भी बंदा है, उसने क्या किया, मुझे पैसे दिए, है ना, मतलब पैसे दिए, मैं कह सकता हूँ मनी कह रहा हूँ सिंपल, 1 लाख रुपए। मैंने कहा क्यों दे रहे हो? वो कह रहा है बस ऐसे ही मन है, आप अच्छे इंसान हो, है ना, काफी मेहनत करते हो, चलो मेरी तरफ से 1 लाख रुपए रख लो। तो आप बताओ क्या मुझे रख लेने चाहिए?
हाँ बिल्कुल रख लेनी चाहिए, वो इतना जिद कर रहा है तो मैंने रख लिए, है ना। मैं उससे कह रहा मैं वापस नहीं मिलेंगे, है ना। तो वो कह रहा हम कॉमर्स वाले हैं वैसे भी, राइट, पैसों का हिसाब पाई पाई का हिसाब रखते हैं, और फिर हमारी जेब से निकलते नहीं है पैसे। चलो, तो वो कह रहा है कि उसने पैसे दिए। अब आपसे मैं ये सवाल पूछता हूँ, क्या ये जो पैसे हैं ये मेरे लिए फायदा है या नहीं है? सर, फायदा कैसे? अरे मेरे पास पैसे आए हैं, पैसे आने का मतलब तो फायदा ही है, इसका अगेंस्ट हमारी लायबिलिटी है नहीं कुछ, तो फायदा ही तो है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सीधा, बैंक अकाउंट डेबिट, या कैश भी मान लो, बैंक से मान रहे हैं बस, बैंक अकाउंट डेबिट टू फायदा अकाउंट, राइटिंग में बन जाना, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू फायदा अकाउंट, कितना? 1 लाख रुपए। ओ, तो बताओ ये सही बात है, फायदा ही तो हुआ है मुझे। हाँ सर बिल्कुल फायदा हुआ है, बट वो क्या कहता है, वो दूसरी बार आता है, मतलब सेम सिनेरियो है, 1 लाख रुपए तो दिए। बस देते देते क्या बोला, एक बात सुन लो, है ना, ये जो पैसे हैं, इस पैसे से सिर्फ बिल्डिंग ही खरीदनी है, कुछ और नहीं कर सकते आप। मैंने कहा है, मतलब मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता? और कहा हाँ, सिर्फ 1 लाख रुपए ही खरीदने हैं। तो ये तो मुझे टेंशन दे दी उसने, टेंशन दे दी ना। तो इस टेंशन को कैसे लिखूं मैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू टेंशन अकाउंट। है सर, टेंशन अकाउंट, ये कैसी कैसी बातें लिखवा रहे हो आप, है ना। तो टेंशन अकाउंट है ना, मतलब मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको। ठीक है, टेंशन दे दी उसने, टेंशन दी है ना। हाँ सर, टेंशन दे दी उसने। टेंशन क्या दी है? टेंशन ये दी है कि इसकी इसकी बिल्डिंग लेनी है, राइट। लेकिन वो इतनी टेंशन भी दे रहा है, ये कह रहा है कि पैसे नहीं लूं उससे। क्यों नहीं, पैसे तो लेंगे हम, पैसों के लिए मना मना कौन करता है ना। आते हुए पैसे के लिए मना करना चाहिए क्या? नहीं मना करना चाहिए, ठीक है। तो पैसे आ रहे हैं अपने पास तो हमने ले लिए, कोई बात नहीं, थोड़ी टेंशन आई है साथ में, उसको देख लेंगे। टेंशन क्या दी है उसने? टेंशन दी है आपको इससे बिल्डिंग लेनी है। तो हमने क्या किया, हमने बिल्डिंग ले ली। कहोगे आप 1 लाख में कौन सी बिल्डिंग आती है? एज्यूम कर लो, 10 लाख वो मान लो, 1 करोड़ मान लो इसको, अमाउंट को। मैं तो सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। मैंने कहा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 1 लाख रुपए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जो मेरी टेंशन थी वो मेरी दूर हो गई या नहीं हो गई? हाँ सर, अब दूर हो गई। तो ये जो बंदा था जो मेरे पास खड़ा था लाठी लेके, क्या तू बिल्डिंग लेता है नहीं लेता, मैं देखूंगा, किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करने दूंगा पैसे। तो ये चला जाएगा अब कि चल ठीक है, बिल्डिंग के लिए पैसे देते, बिल्डिंग ले ली, खत्म हो गई बात, है ना। लेकिन ये टेंशन को कैसे खत्म करूं? टेंशन को क्रेडिट किया था तो टेंशन को डेबिट कर देते हैं। टेंशन अकाउंट डेबिट, 1 लाख, है ना। अब फाइनली क्या हुआ, अब तो फायदा हो गया ना। हाँ सर, देखो पैसा हमें मिला है, फायदा तो है ही, बस वो फायदा है टेंशन के साथ है, ये बिना टेंशन के जो पहले मिला था, ठीक है। तो इसको अगर मैं दूसरे टर्म्स में लिखना चाहूँ तो ये है फायदा विद टेंशन। ये भी फायदा है, बट ये क्या है, ये, सॉरी, ये फायदा विदाउट टेंशन है, बिना किसी टेंशन के। और ये फायदा विद टेंशन, कुछ टेंशन है इसमें। बात समझ में आती है या नहीं आती है? ये टेंशन दूर कब होगी, जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम जो फुलफिल कर देते हैं, ठीक है। तो जो इस तरह की हमें डोनेशंस मिलती है ना, डोनेशंस ये हमें कुछ करा थोड़ी ना हमने इसके लिए। तो इस तरह की जो डोनेशंस है ना, इसको हम कह देते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड फंड्स, अनरेस्ट्रिक्टेड फंड्स, अनरेस्ट्रिक्टेड फंड्स। समझ में आती है बात? इस पे कोई रेस्ट्रिक्शंस है क्या? नहीं है, इस पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड फंड्स होते हैं। ये क्या है? ये है रेस्ट्रिक्टेड फंड्स। ओ सर, ये मतलब होता है क्या इनका? रेस्ट्रिक्टेड फंड्स का मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन है उस पे, राइट, कुछ ना कुछ टेंशन दे दी उसमें,
कि इसी पर्पस के लिए करना है, बाकी किसी और पर्पस के लिए नहीं कर सकते। तो क्या करें इसको, इसको हम फायदा ही लिखे रहने दें, ऐसे ही हिंदी में कर लेते हैं अकाउंटिंग। क्या सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको सिंपल, हम इसको जो भी होता है ना, जो भी नॉर्मल ये फायदा होता है, इसको हम कैपिटल फंड में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ कैपिटल फंड अकाउंट लिख लेते हैं। ठीक है, जो भी रिसीट्स होती हैं इस तरह की। अब ये जो है ना, ये जो टेंशन है, ये क्या है, बिल्डिंग के लिए हुआ था ना, तो इसको हम कह देते हैं बिल्डिंग फंड। मतलब जिसके लिए मिला वही वाला फंड, बिल्डिंग के लिए मिला इसलिए बिल्डिंग फंड। मान लो फर्नीचर के लिए मिलता तो इसको कहते हैं फर्नीचर फंड। ठीक है, इक्विपमेंट के लिए मिलता तो इसे कहते हैं हम इक्विपमेंट फंड। समझ में आती है बात। हाँ सर। तो और जब हमने बिल्डिंग ले ली, तो इससे क्या समझ में आया, हमने इस पैसे से बिल्डिंग ले ली, हमारे पास था। तो अब जो टेंशन थी वो तो खत्म हो गई। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग फंड टू फायदा अकाउंट। फायदा मतलब कैपिटल फंड अकाउंट। ठीक है, आई होप क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आई है। मैंने एग्जाम्पल देके बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करी है आपको, आपको क्लियर हुई होगी बात। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो जर्नल एंट्रीज कोर्स में नहीं है, ना ही पूछी जाती है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए जर्नल एंट्रीज होना बहुत जरूरी है। राइट, जब वो हमें समझ में आ जाती है ना, तो उसके बेसिस पे हमें कॉन्सेप्ट फिर कुछ नहीं रहता है, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाता है। तो इसलिए जर्नल एंट्रीज करना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम्पल करेंगे, दो छोटे छोटे से एग्जाम्पल है, ज्यादा बड़े नहीं है। ये एग्जाम्पल आप चाहो तो नोट करना, ना चाहो तो मत करना। अगर आपको लगता है नोट करने, तो आप बाद में पॉज कर लेना, पॉज कर करके नोट कर लेना। एक बार आप समझो बस इसको। चलो ठीक है ना। एक एनपीओ को रिसीव्ड ग्रांट, 5 लाख की ग्रांट मिली है, मतलब पैसा मिला है, फायदा है अपना। हाँ सर फायदा तो है। फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, अभी सोल्यूशन मत देखना, एक्चुअली वो जूम करके ना बहुत बुरा हो रहा है, इसलिए मैं नहीं करना चाह रहा उसको। ठीक है, इक्विपमेंट खरीदने के लिए 5 लाख रुपए की ग्रांट मिली है, एंड ₹2 लाख फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, 2 लाख रुपए की ग्रांट मिली है फर्नीचर के लिए। ठीक है, तो दो ग्रांट्स मिली है यहाँ पर। हाँ सर दो मिली है। एनपीओ ने क्या किया है, 4 लाख रुपए खर्च किए हैं किस पर, इक्विपमेंट पर, और 1,80,000 किया फर्नीचर पर। तो इसकी जर्नल एंट्रीज बताओगे एक बार। हाँ सर जनरल एंट्रीज बताते हैं भैया को आपको। जो पैसा मिला है इक्विपमेंट के लिए, उसकी एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, 5 लाख मिला है ना, 5 लाख टू इक्विपमेंट फंड। ओके सर, फंड किसी भी तरह के हो सकते हैं क्या, हाँ किसी भी तरह के हो सकते हैं, बस जिस पर्पस के लिए मिला है वो नाम लिख देना है इक्विपमेंट फंड। इससे समझ में क्या आ रहा है, ये जो फंड है हमारे पास ये इक्विपमेंट के लिए ही है। ठीक है, और जनरल फंड या कैपिटल फंड लिख देना, इसका मतलब वो नॉर्मल है, किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मैनेजमेंट को ठीक लगता है। ये 5 लाख रुपए तो मिले, किस लिए, इक्विपमेंट के लिए। और इक्विपमेंट पे खर्चा कितना किया है, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 4 लाख रुपए खर्च किया है। हाँ सर 4 लाख रुपए खर्च किया है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, टेंशन हमारी कुछ कम हुई या नहीं हुई। हाँ सर कम तो हुई है, कितनी कम हुई है, सर 4 लाख की टेंशन खत्म हो गई, है ना। 4 लाख की टेंशन को प्रॉफिट मान लेते हैं। 4 लाख रुपए हमने ट्रांसफर कर दिए। अगर आप देखोगे तो इक्विपमेंट फंड में कितना पैसा बचा, 1 लाख रुपए। मतलब जो हमें डोनेशन मिली हुई है इक्विपमेंट के लिए 5 लाख, उसमें से 4 लाख हम खर्च कर चुके हैं, 1 लाख और करना है। बेटा ऐसा करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि जो कानून है, जो लॉ है, उसमें रेगुलेशन है काफी ज्यादा, खासकर टैक्सेशन में। तो अगर हम ऐसा नहीं करते ना, तो बहुत सारा पैसा एनपीओ को पे कर देना, करना पड़ जाता है। ठीक है, चलो ठीक है। और विश्वास की बात भी हो जाती है, तो लोग डोनेट कर रहे हैं, ऐसे अपनी मर्जी से थोड़ी ना पैसा इस्तेमाल कर लोगे, वो वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री देख लेते हैं, दोनों को कंबाइन करके करेंगे। पहली जर्नल एंट्री करी, बैंक अकाउंट कितना पैसा मिला, 7 लाख, इक्विपमेंट फंड के लिए 5 लाख, फर्नीचर फंड के लिए 2 लाख। अब 4 लाख और 1,80,000 खर्च कर दिए।
तो इक्विपमेंट फंड अकाउंट डेबिट 4 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,80,000, तो बैंक अकाउंट 5,80,000। अब जो हमारे पास ये 5 लाख और 2 लाख मतलब 7 लाख की जो हमारे पास लाइबिलिटी थी, है ना, जो ये टेंशन थी, इसको हमने कितने से कम कर दिया? इसमें 5,80,000 से कम कर दिया, 4 लाख इस पे और 1,80,000 इस पे, तो उतने से उसको हम कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये आया इधर इक्विपमेंट फंड, यहाँ क्रेडिट किया था, यहाँ डेबिट कर दिया, कितने अमाउंट से? 4 लाख से, जितना हमने खर्च कर दिया उस पर। ये आया फर्नीचर फंड, वहां क्रेडिट किया था, यहाँ डेबिट किया, कितने अमाउंट से? 1,80,000 से, जितना उस पर खर्च कर दिया, टोटल हमने उसको भेज दिया कैपिटल फंड में। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, थोड़ा सा आइडिया जरूर ले लेते हैं। हाँ सर, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? फर्नीचर तो सीधा सीधा है, क्योंकि इसमें तो कुछ ही नहीं है, इसी साल की एडिशन है। इक्विपमेंट भी सीधा सीधा 4 लाख। बैंक का अकाउंट कितना बचा हुआ है? 1,20,000, इतना ही बचा हुआ ना। 7 लाख में से 580 खर्चे थे तो 1,20,000 बचा। कैपिटल फंड में क्या, ओपनिंग में कुछ नहीं था, हम ये मान रहे हैं यही ट्रांजेक्शन है, उसके बेसिस पर कर रहे हैं। एड फ्रॉम इक्विपमेंट फंड, जो इक्विपमेंट फंड 4 लाख रुपए खर्च कर रहा है वो यहाँ आ गया ट्रांसफर होके, और यहाँ जो फर्नीचर फंड से आया वो इधर आ गया, टोटल यहाँ आ गया। इसके अलावा इक्विपमेंट फंड में क्या है, 5 लाख खर्च करने थे, क्योंकि 5 लाख डोनेशन मिली हुई है, 4 लाख कर दिए, तो बचा कितना है? 1 लाख। 1 लाख लाइबिलिटी और है हमारे पास, 1 लाख की टेंशन और है। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट में भी 2 लाख मिले थे, 1,80,000 कर दिए खर्च, 20,000 बचे हुए, टोटल 7 लाख। 7 लाख। आई होप क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, लग तो रहा है क्लियर है, लेकिन अभी भी इतना अच्छे से क्लियर नहीं है। अगर अच्छे से क्लियर नहीं है तो ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। चलो मैं साइड हो जाता हूँ, थोड़ा सा दिख रहा होगा। हाँ अब दिखा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़वाने के लिए हो रहा है यहाँ, ठीक है। एक एनपीओ को रिसीव हुआ है, कितना? 7 लाख रुपए, किसके लिए? फॉर बिल्डिंग। एनपीओ रिसीव्ड ग्रांट्स फॉर बिल्डिंग 7 लाख रुपए, ठीक है, और बिल्डिंग के लिए हुआ है। इट परचेज इन्वेस्टमेंट्स फॉर 5 लाख, जो ये 7 लाख रुपए मिले ना, उसमें से 5 लाख रुपए इन्होंने क्या किया, उसकी इन्वेस्टमेंट खरीद ली। आप खुद पूछ, एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि आपके पास किसी ने बोला कि बिल्डिंग खरीदनी है इसकी, बिल्डिंग तुरंत तो खरीदी नहीं जाएगी, उसको हम देखेंगे, सब कुछ देखभाल करेंगे, ढूंढने में टाइम लगता है, बिल्डिंग ऐसे थोड़ी ना खरीदी जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि वो जो पैसा है उसको हमें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए ताकि उससे रिटर्न कमा सके थोड़ा, उसको कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए ताकि वो पैसा बर्बाद ना हो, उसके टाइम वैल्यू लॉस ना हो। ठीक है, तो उसको इन्वेस्ट कर देना बेटर है। तो वही उसी तरह की इन्वेस्टमेंट यहाँ कर दी उन्होंने। ठीक है, इट अर्नड एंड रिसीव्ड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, वो जो इन्वेस्टमेंट करी थी उस पर डिविडेंड मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, किसी भी तरह से इनकम कितनी हुई? 40,000 रुपए। ठीक है सर, फिर उन्होंने क्या किया, सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख फॉर 5,50,000, जो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी वो 5,50,000 में बेच दी उन्होंने, मतलब इन पे 50,000 रुपए का फायदा हुआ है। हाँ सर, फायदा हुआ है। और फिर क्या किया इन्होंने, बिल्डिंग खरीद ली 5,75,000 की। ठीक है, कुल मिला के टेंशन इन्होंने कितनी कम करी अपनी, 5,75,000। और इनका ट्रीटमेंट क्या होगा उसको हम देख लेते हैं, एंट्रीज एक बार देखें इसकी। हाँ सर, एंट्री देख लेते हैं एक बार। तो पहली एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट बिल्डिंग फंड। हाँ सर, ये तो सिंपल है, 7 लाख रुपए, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फॉर्मेट में मत जाना, क्योंकि ये आप नोट नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, बस मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ समझ लोगे ना आपको क्लैरिटी रहेगी एंड तक, अदरवाइज क्लैरिटी रहना बहुत मुश्किल है। उसके बाद क्या किया है इन्होंने, परचेज करी है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट परचेज करने की एंट्री बताओ। बचपन निकल गया आपका जनरल एंट्री करते करते, बताओ जरा क्या एंट्री होगी? सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ बिल्कुल सही है, कितना? 5 लाख की इन्वेस्टमेंट खरीदी है ना। अब क्या हुआ है, इस इन्वेस्टमेंट पे थोड़ी इनकम भी आई है, कितनी? 40,000 इनकम आई है।
तो उस 40,000 की इनकम को कैसे ट्रीट करेंगे? ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट पे तो क्या होगा? पैसे आए हैं उसको तो ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इनकम, जिस तरह से भी है ऐसी करेंगे। हाँ सर, ऐसी तो करना चाहिए 40,000 से। बट बेटा रुको, सर क्यों रुको? यहाँ ये नहीं आएगा। ओ सर, फिर क्या आएगा? यहाँ आएगा टू बिल्डिंग फंड। सर क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, मतलब यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? बिल्डिंग फंड। इसको समझते हैं। देखो, मान लो मैंने ना किसी इंसान को, या आपने किसी इंसान को, ये बंदा है ना, ये खुश हुआ है, ठीक है, ये खुश हो रहा है और ये नाच भी रहा है ना, क्योंकि आपने क्या किया है, इसको 7 लाख रुपए दिए। खुश तो है ये, ठीक है, बट थोड़ी सी टेंशन भी है, तो इसलिए इसकी हंसी थोड़ी सी कम कर देते हैं, ठीक है। तो खुश तो है ये, बट फिर क्या करता है, ये 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है और वहां से 40,000 रुपए की इनकम आती है। अगर हम कह देते हैं इसको कि तू ऐसे ऐसे रिकॉग्नाइज कर ले इनकम को, है ना, यह इन्वेस्टमेंट क्यों करने दिया था, क्योंकि यहाँ देखने में टाइम लगता है, पैसा बर्बाद ना जाए, उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाए, इसलिए हमने इन्वेस्ट करने दिया था उसको, ठीक है। थोड़ा पैसा एफडी में डाल दिया, स्टॉक मार्केट में डाल दिया, किसी भी तरह से। बट अगर हमने इसको ये इनकम रिकॉग्नाइज करने दी, तो ये क्या रहेगा, ये तो खुश होता रहेगा, और भी कुछ कर देते हैं इसको, ठीक है, बहुत खुश रहेगा ये। क्यों? क्योंकि ये तो टेंशन है ना इसके ऊपर, ये जो है 7 लाख रुपए, बट ये, वो कह रहा है, वो खरीदेगा ही नहीं बिल्डिंग, कभी कहेगा देख रहे हैं भाई साहब, देख रहे हैं बिल्डिंग, देख रहे हैं नहीं मिल रही बिल्डिंग, और क्या करेगा, उस पर इंटरेस्ट खाता रहेगा, बिल्डिंग लेगा नहीं। बट ये एनपीओ है, पब्लिक के पैसे से चलती है, क्या इतना अलाउ कर सकते हो आप किसी मैनेजमेंट को इस तरह से यूज करना? नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर जो एंट्री पास होती है ना, वो बिल्डिंग फंड में होती है। इसकी टेंशन को ना, है ना, इसकी हंसी को यहाँ खत्म करके इसकी टेंशन को बड़ा कर देते हैं वो, कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट रखनी है रख लो, लेकिन उससे जो इनकम आएगी ना, उससे भी आपको बिल्डिंग ही खरीदनी पड़ेगी, कुछ और नहीं खरीद सकते। तो इससे क्या होगा, इससे वो फटाफट काम करेगा। फटाफट कैसे? वो जल्दी से जल्दी बिल्डिंग भी देखेगा अच्छी, और जल्दी से जल्दी बिल्डिंग में पैसा भी लगाएगा। समझ में आती है बात, क्यों करते हैं ऐसा? हाँ सर, अब बस, अब बात समझ में आती है, ठीक है। बाकी मेन एंट्री तो यही थी, अब आगे समझते हैं। चौथी एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट को बेचा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट और टू प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल पूरा नहीं लिख रहा मैं, कितना है, 5,50,000, और ये 5 लाख, और ये 50,000। बट एक बार और सावधान, इसको भी प्रॉफिट नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, इसको करेंगे बिल्डिंग फंड, कि यहाँ से जो फायदा भी हुआ है ना, उसको भी आपको बिल्डिंग ही खरीदनी पड़ेगी। कुल मिला के बात ये है कि जो ये पैसा मिलता है ना स्पेसिफिक फंड के लिए, इसको स्पेसिफिक फंड कहते हैं या रेस्ट्रिक्टेड फंड कहते हैं, वो रेस्ट्रिक्टेड फंड का पैसा जिस पर्पस के लिए मिलता है वो उसी पर्पस के लिए यूज होगा, नंबर वन। नंबर टू, उससे जो इनकम होती है वो वाला पैसा भी उस पर्पस के लिए होगा, नंबर टू। नंबर थ्री, जो उसको हम सेल करते हैं ना, उस पे जो प्रॉफिट या लॉस, लॉस भी होगा तो कम हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस उसी फंड से एडजस्ट होगा। कुल मिला के बात यह है, वो वाला पैसा और उससे जो कमाई करेंगे उस पैसे से, वो वाला पैसा, वो सारा उसी के लिए होगा इस्तेमाल, ठीक है। ओ सर ठीक है, अब आ गई है बात समझ में, अब बात समझ में आ गई है। तो और एंट्री बताओ क्या करा है इन्होंने, यहाँ बिल्डिंग परचेज करी है, कितने की, 5,75,000 की। हाँ सर, तो क्या होगा, एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5,75,000 टू बैंक अकाउंट। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने बिल्डिंग खरीदनी थी ना, 7 लाख रुपए मिले थे, बिल्डिंग खरीद ली? हाँ सर, बिल्डिंग खरीद ली। तो इनकी टेंशन खत्म हुई या नहीं हुई कुछ? हाँ सर, टेंशन खत्म हो गई। तो क्या कर दो, बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट, कितने से, 5,75,000, कितने खर्च किए ना, बाकी तो बचा है, टू कैपिटल फंड,
ओ सर, अब बात समझ में आती है ना, अब बात समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। राइट। एक बार जनरल एंट्रीज देख लेते हैं कैसे कर रखा है हमने। सेम वही है, बैंक टू बिल्डिंग 7 लाख 7 लाख, इन्वेस्टमेंट्स टू बैंक 5 लाख 5 लाख, बैंक टू बिल्डिंग 40, बिल्डिंग फंड है सॉरी, जो उससे इनकम है। ठीक है। बैंक टू बिल्डिंग फंड 40 40, बैंक टू इन्वेस्टमेंट्स टू बिल्डिंग फंड। ठीक है, ये प्रॉफिट जो हुआ था। सर अब आप ये पूछ सकते हो कि ये वाली चीज इसी के लिए किसके लिए आई है, कैसे पता चलेगा कहाँ से आई है। वो अलग से मेंटेन करा होता है, पूरा रिकॉर्ड्स में होता है, नरेशन भी लिखी होती है पूरा डिटेल में, तो वहां से पता चल जाती है, उसकी टेंशन मत लो आप। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्डिंग ले ली तो इससे ही हमारी क्या होगी, टेंशन खत्म हो गई। ठीक है, अब इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। बैलेंस शीट में देखो क्या क्या आइटम आएंगे। पहली बात तो एक तो बिल्डिंग आएगी 5,75,000 की, बिल्डिंग फंड अभी बचा हुआ वो भी आएगा, कैपिटल फंड अभी बचा हुआ वो भी आएगा, और कुछ बैंक भी है वो भी आएगा। तो उसको देख लेते हैं। जनरल फंड या कैपिटल फंड कुछ भी कह सकते हैं, मैंने यहाँ जनरल लिख दिया तो टेंशन मत लेना। ठीक है, तो कैपिटल फंड ओपनिंग तो था नहीं कुछ, बिल्डिंग फंड से कितना आया 5,75, जनरल एंट्री देख चुके हैं। और जो बिल्डिंग फंड है ओपनिंग तो था नहीं कुछ, कितना डोनेशन रिसीव हुआ 7 लाख, कहाँ कितनी इनकम आई 90,000, 40 और 50। ठीक है, और जो कैपिटल फंड में ट्रांसफर रहा बचा कितना 2,15, 2,15 ही हमारा बैंक बैलेंस है अगर आप टोटल चेक करोगे तो। और बिल्डिंग कितने की थी 5,75 की। क्लियर है यहाँ तक। हाँ सर एकदम क्लियर है। तो हमने क्योंकि 2 क्वेश्चन कर लिए हैं ये, आई होप जो रेस्ट्रिक्टेड फंड्स हैं उनकी अकाउंटिंग आपको क्लियर है। राइट। और आपको अगर कुछ डाउट है तो मैं सोल्व करने के लिए तैयार हूँ ऑब्वियसली बिल्कुल। बट आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इतना सिलेबस में भी नहीं है, इतना मैंने आपको समझाया जनरल एंट्रीज के थ्रू। ठीक है, इससे आसान ही आएंगे सवाल। चलो ठीक है, अगर इससे आसान आएंगे तो मतलब बेसिकली यही है कि उससे जो पैसा है ना वो उसी पर्पज के लिए यूज होगा, पहली बात तो ये है। दूसरा, उससे अगर कोई इनकम भी आती है, चाहे सेल करने पे आए चाहे उससे इन्वेस्टमेंट पर इनकम आए, वो भी हम वहीं रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, कहीं और नहीं जाएगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात ये है, वो वाला पैसा कहीं और ट्रांसफर हम कर ही नहीं सकते। ओके सर, समझ गए। अब हम देख लेते हैं एक बार ही जो मैंने ये लिखा था ना, बिल्डिंग फंड ही देख लेते हैं। ये किसी भी नाम से हो सकता है, एक बात ध्यान रखना, सिर्फ बिल्डिंग फंड तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए हुआ है, किसी भी नाम से हो सकता है। तो बिल्डिंग फंड ओपनिंग बैलेंस तो होता है इसका, जो भी आ रहा है वो आ जाएगा। जो डोनेशंस होती हैं वो, जो एक्स्ट्रा डोनेशंस आई वो ऐड हो जाती हैं, और कोई इनकम आई बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट से वो ऐड हो जाती है। ठीक है, मतलब डोनेशंस अगर फ्रेश आती हैं वो भी आती हैं, अगर कोई इनकम आती है वहां से वो भी आती है, इन तीनों का टोटल यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब कुछ यहाँ से ट्रांसफर भी हो सकता है जो कि मैंने लिखा नहीं है, तो कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो जाता है। सेम स्पोर्ट्स फंड किसी भी नाम से हो सकता है। ठीक है, और ये जो फंड्स है ना, स्पेसिफिक फंड्स जो है या रेस्ट्रिक्टेड फंड्स हैं, ये एसेट के लिए भी हो सकता है, लाइबिलिटी के लिए भी हो सकता है, किसी भी चीज के लिए हो सकता है। तो अब कहने की बात क्या है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग है क्या। फंड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड और प्रॉफिट्स सेट असाइड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। किसी स्पेसिफिक पर्पस से जो पैसा हम साइड रखते हैं या हमें रिसीव होता है, जो ग्रांट हमें रिसीव होती है और हम अपनी मर्जी से पैसा कुछ सेट असाइड कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं फंड्स। द अकाउंटिंग फॉर दीज फंड्स इज डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, उसको किस तरह से हम डील करते हैं, वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग के थ्रू डील करते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है, ये जो मैंने सारा एंट्रीज करके दिखाई है ना, इसको ही फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसको बैलेंस शीट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस तरह शो करते हैं, बैलेंस शीट का मैंने आपको दिखा दिया। क्वेश्चन करेंगे तो हमें वो भी क्लियर हो जाएगा। अब फंड्स दो तरह के होते हैं, या तो अनरेस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं या रेस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं। जिस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती वो होते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड फंड्स, और जिस पर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं वो होते हैं रेस्ट्रिक्टेड फंड्स। रेस्ट्रिक्शन कौन लगा सकता है, या तो मैनेजमेंट या डोनर, डोनर कोई भी लगा सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल फंड या जनरल फंड या कॉर्पस भी कह सकते हैं इसको। बट हमारे चैप्टर में ना, हमारे इसमें चैप्टर में कैपिटल फंड के नाम से अकाउंटिंग करी हुई है, तो कैपिटल फंड ही हमें ध्यान रखना है। याद ये भी होना चाहिए, लेकिन हमें अकाउंटिंग पर्पस के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कैपिटल फंड। ठीक है,
अब ये जो फंड्स है ना कई तरह के हो सकते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट सकती है, गवर्नमेंट पैसा दे सकती है, राइट, लेकिन जब गवर्नमेंट पैसा देती है रेस्ट्रिक्शंस के साथ ही देती है, ठीक है। एंडोमेंट फंड, इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल सेम रहता है, जो उससे इनकम आती है ना वो यूज कर सकते हैं हम, लेकिन वो भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए। एन्यूटी कि कई साल में मतलब फिक्स टर्म्स पे कंट्रीब्यूट करना होता है उसमें। लोन फंड कि इससे हम सिर्फ लोन्स एंड एडवांसेस देंगे दूसरों को, ये वाला पैसा सेट असाइड कर रखना है। फिक्स्ड एसेट्स के लिए जो बिल्डिंग फंड देगा, हमने फिक्स्ड एसेट्स का था। प्राइस फंड या कुछ और भी नाम हो सकते हैं, ये मतलब क्या, ये एक्सपेंसेस के लिए फंड्स हो जाते हैं, स्पेसिफिक एक्सपेंसेस के लिए। तो आई होप क्लियर है। रेस्ट्रिक्टेड फंड्स की अकाउंटिंग में बता चुका हूँ आपको डिटेल में, इनकी तो कोई अकाउंटिंग नहीं है, इनकी तो सिंपल क्या अकाउंटिंग है, जनरल फंड या कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दो, उसके बाद मैनेज करते रहेंगे, टेंशन वाली बात है ही नहीं इसमें। हाँ सर ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगेन टीएस ग्रेवाल से लिया हुआ है मैंने। ये ना स्पेसिफिक फंड का ही क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्लब show the amounts of match expenses and match fund in the financial statements of the club। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी मांग रहा है आपसे और बैलेंस शीट भी मांग रहा है फॉर द ईयर्स एंडेड ऑन 31 मार्च 2018 एंड 19, दोनों सालों के लिए मांग रहा है, ठीक है। तो मैच एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या है, पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये मतलब करंट ईयर के लिए 3 लाख रुपए। मैच फंड, ये फंड क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस है 18 है ना, ओपनिंग बैलेंस 1,70,000 है। डोनेशन जो रिसीव हुई है इस साल में रिसीव हुई है ना, ये 90,000 है। और प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स, कुछ मैच टिकट्स है उनको बेच के कुछ पैसा आया है, तो ये हो गया 30,000, ठीक है। हाँ सर ठीक है, तो इसको बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट है ये तो सिंपल क्या है, मैच फंड यही है, इसके अलावा तो कोई डिटेल है नहीं हमारे पास ये वाली। हाँ सर इसके अलावा तो कोई डिटेल नहीं है, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट तो ये होगी, तो फॉर्मेट आप देख लो, इस तरह से लिखते हैं हम, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं लिखते हैं, सिंपल ऐसे लिखते हैं। ओपनिंग का कैसे पता चलता है, डेट से। चलो ठीक है यहाँ तक, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, आप आगे चलो बस। क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे होगी, 1,70,000 था ओपनिंग, हाँ सर था। 90,000, 90,000 क्या किया और रिसीव हुआ, ऐड कर दिया, कुछ इनकम भी आई है वहां से तो उसको भी ऐड कर दिया, 2,90,000 बचा। हाँ 2,90,000 बचा, बट एक बार देखो जरा खर्चा कितना है, 3 लाख है, 3 लाख खर्चा है, फंड हमारे पास 290 का है, तो 290 तो एडजस्ट हो जाएगा यहाँ से, 10,000 फिर भी बच गया, 10,000 हमें करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। मान लो अगर ये 280 होता है, 290 ही होता है ना जो खर्चा है, तो यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है, फिर यहाँ नहीं करते, फिर यहाँ कर देते बस। क्लियर है यहाँ तक, हाँ सर यहाँ भी क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आगे के लिए मैं नोट्स बना रहा था, मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ उसके लिए, बट मैं एक बार में सारी चीजें नहीं करवाना चाहता, ठीक है, होले होले करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी क्या है, हम कॉन्सेप्ट ही देख रहे हैं, इन पर बेस ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करे जा सकते, क्योंकि जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, और इसके अलावा सब्सक्रिप्शंस और कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स वाला, राइट, तो वो ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस, उस पर हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में आएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है, अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। इसके अलावा अपने जो आपके दोस्त हैं जिनको अकाउंटिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं डिबेंचर्स का चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला पूरा चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाला चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, तो आप उनको देख लेना तब तक। और एनपीओस वाले लेक्चर्स आ रहे हैं, जब भी आपको डाउट्स हो तो आप वो पूछ लेना, ठीक है। और आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी कांटेक्ट कैसे करना है, ठीक है। ओके फिर बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।